चैप्टर 8 पांचवा उपाय, लाभदायी निवेश में जुटे रहें। अकार्ड ने कक्षा के 5वें दिन की शुरुआत करते हुए कहा, अगर कोई शख्स अपनी कमाई को अपने जीवन यापन एवं मनोरंजन पर खर्च करता है और उसमें से भी किसी हिस्से को वो लाभदायी निवेश में शामिल कर सके, और यदि वो ऐसा अपने जीवन यापन को सीमित किए बगैर कर सके, तो वो अपने खजाने को सामान्य से काफी तेज गति से भर सकेगा। बेबीलोन में रहने वाले हमारे लोगों को हमने देखा है कि वे किस तरह मामूली घरों में रहते हैं। वे मकान मालिकों को तो काफी ज्यादा किराया देते हैं, लेकिन उनके कमरे इतने छोटे हैं कि महिलाओं के लिए कमरों को सजाना संवारना भी संभव नहीं होता, जो मन को खुश मिजाज बना सके, और बच्चों के लिए खेलने कूदने की भी जगह नहीं होती, और इसके लिए उन्हें पड़ोस की गंदी गलियों में जाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति का परिवार अपने जीवन का पूरी तरह आनंद नहीं उठा सकता जब तक कि उसके पास अच्छी खासी जमीन ना हो, जिसकी मिट्टी में बच्चे खेल कूद सकें, और जहां पत्नियां न केवल अपनी खूबसूरती निखार सकें, बल्कि अच्छी घनी जड़ी बूटियां भी उगा सकें और अपने परिवार को बेहतर चीजें खिला सकें। किसी भी इंसान की ये दिली तमन्ना होती है कि वो अपने बगीचे में लगे पेड़ का फल खाए और अंगूर की बेलों से मीठे मीठे अंगूर चखे, अपना खुद का घर बनाने के लिए और एक ऐसी जगह तैयार करने के लिए जिसका ख्याल रखकर वो फख्र महसूस कर सके। उसे अपने दिल में भरपूर आत्मविश्वास रखना होगा और अपनी तमाम आकांक्षाओं की पूर्ति में अत्यधिक मेहनत करनी होगी। इसलिए मेरी ये सलाह है कि हर इंसान को अपने लिए छत हासिल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि वो उसे और उसके परिवार को छांव दे सके। अपने लिए एक अदद घर हासिल करना क्षमता से बाहर की बात नहीं है, बशर्ते कि व्यक्ति एक गंभीर उद्देश्य बनाकर चले। क्या हमारे महान बादशाह ने बेबीलोन की दीवारें इस कदर चौड़ी नहीं की हैं, जिसके आगोश में तमाम बेकार की जमीनें पड़ी हैं और जिन्हें किफायती दामों पर खरीद कर हम एक घर नहीं खड़ा कर सकते? इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा मेरे छात्रों कि अगर लोग अपने परिवार के लिए घर और जमीन की तलाश में होते हैं, तो साहूकार खुशी खुशी उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। आप इस सराहनीय काम के लिए ईंट बनाने वाले और मकान बनाने वाले को भुगतान देने के लिए आसानी से उधार ले सकते हैं, और पूर्व में आपने जो अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा इस काम के लिए बचा रखा है, उसे भी इस उद्देश्य में लगा सकते हैं। जब घर बन जाता है तो आप साहूकार को नियमित रूप से किश्तों में उसका उधार चुका सकते हैं, और उसके बाद आपको मकान मालिक को भुगतान करने की जरूरत नहीं रह जाती। चूंकि आपका किया हुआ हर भुगतान आपके कर्ज के अंतर को कम करता है, इसलिए कुछ ही वर्षों में आप अपना कर्ज चुका भी देंगे। अपना मकान पाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अपनी संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, तथा आपको भुगतान के नाम पर केवल बादशाह के कर का ही भुगतान करना रह जाएगा। इसके साथ ही आप अपनी पत्नी के साथ अक्सर नदी किनारे जाकर कपड़े आदि धुलवा सकेंगे और वहाँ से मशक भर पानी लेकर भी आ सकेंगे, ताकि अपनी जमीन में उगाए गए पौधों व ताज़ा सब्जियों के लिए पानी दे सकें और उन्हें भी उगने का मौका प्रदान कर सकें। इस तरह अपना मकान हासिल कर लेने वाले इंसान पर तमाम तरह की बरकतें खुदा बख्शता है, और बड़ी बात यह है कि इससे उसके जीवन यापन का खर्च भी घट जाता है, जिससे बचा हुआ पैसा जीवन में और आनंद घोल देता है और व्यक्ति अपनी इच्छाओं की ज्यादा बेहतर तरीके से पूर्ति कर पाता है। इस तरह यह आपके दुबले बटुए को भरने का 5वां इलाज है। अपना घर जरूर हासिल करें। चैप्टर 9 छठा उपाय, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जाता है। ये जीवन पथ है और कोई भी इससे अलग नहीं जा सकता।
बशर्ते ईश्वर उसे असमय ही अपने पास न बुला ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का हित इसी में है कि वो अपने भविष्य के दिनों के लिए वर्तमान में इतनी आय अर्जित करने की तैयारी करे कि जब वो युवा ना रह जाए तो उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना हो और वह आपके ना रहने पर भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने बेहतर समय में अपना बटुआ भारी भरकम कर सकें, ताकि जब हमारी क्षमताएं घट जाएं तो वही पैसा हमारे काम आ सके। इस तरह अकार्ड ने अपने छठे दिन की शुरुआत इन बातों से की। अकार्ड ने कहा, एक इंसान जो संपत्ति के कानून की समझ रखता है, बढ़ती हुई संपत्ति हासिल कर लेता है, तो उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशों या प्रावधानों की योजना बनानी चाहिए जो उसे ऐसी अवस्था में तमाम वर्षों तक सुरक्षित रख सकें, जिसकी उसने बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना कर रखी हो। किसी भी व्यक्ति के पास उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए तमाम प्रकार के तरीके होते हैं। उसे छिपाने के लिए एक ऐसी गुप्त जगह बनानी चाहिए जहां वो अपना सारा खजाना दबा सके। ये काम वो चाहे जिस तरीके से भी करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चोरों की नजर में कभी न कभी आ ही जाता है। इसलिए मैं इस योजना पर काम करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। आप चाहें तो अपनी इस रकम के लिए घर खरीद सकते हैं या जमीन हासिल कर सकते हैं। अगर इनका चयन बुद्धिमानी से किया जाए तो उनकी उपयोगिता में बढ़ोतरी होती है और भविष्य में कीमत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। वे अपनी कीमत में स्थायित्व भी रखते हैं और उनकी कमाई या उनकी बिक्री से विशालकाय संपत्ति हासिल की जा सकती है, क्योंकि उनकी कीमत बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति चाहे तो साहूकार को कर्ज के रूप में कुछ रकम दे सकता है और अपनी नियमित आय में बढ़ोतरी कर सकता है। साहूकार उस रकम में जो ब्याज जोड़ता जाएगा, उससे भी मूलधन बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब वो बढ़कर पहाड़ की तरह विशालकाय हो जाएगा। मैं एक सैंडल बनाने वाले को जानता हूँ जिसका नाम अंसान है, जिसने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि 8 साल तक हर हफ्ते वो चांदी के 2 सिक्के साहूकार को रखने के लिए देता था। उसने बताया था कि साहूकार ने उसे कुछ दिन पहले उसकी जमा रकम का हिसाब दिया, जिसे सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हर 4 साल में उसकी जमा रकम के 1/4 के बराबर रकम जुड़ती जाती थी। यही रकम अब बढ़कर 1040 चांदी के सिक्कों तक जा पहुंची थी। आंकड़ों को लेकर मेरी समझ के मुताबिक मैंने उसे खुशी खुशी प्रोत्साहित किया कि अगर वो अपनी उस रकम को ना छेड़े और उसी साहूकार के पास उसे जमा रखे और सिक्के जमा करने की रफ्तार बरकरार रखे, तो 12वें साल में उसके नाम से 4000 चांदी के सिक्के जमा हो जाएंगे, जो कि उसकी बाकी की उम्र आराम से बिताने के लिए काफी होंगे। निश्चित रूप से जब नियमित तौर पर इतना छोटा भुगतान किया जाता है तो उससे इसी तरह लाभदायक परिणाम सामने आता है। ये काम इस कदर आसान है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह से अपना खजाना बढ़ाना नहीं चाहेगा और इसमें खुद को अक्षम पाएगा। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी का कारोबार और उसके निवेश कितने भी लाभदायक क्यों न हो, परिवार के नाम पर एक छोटा हिस्सा तो निवेश किया ही जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे पर कुछ और भी कहूँ। मेरे मन में एक मान्यता ये भरी हुई है कि आगे चलकर बुद्धिमान सोचने वाले लोग कोई न कोई ऐसी योजना लेकर सामने आएंगे जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु का बीमा करा सकेगा, जिसके तहत बहुत से लोग एक निश्चित रकम नियमित तौर पर जमा करेंगे और वो रकम उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलेगी, ताकि घर के मुखिया के ना रहने पर उसके परिवार के सदस्यों का जीवन कठिनाई में ना आने पाए। इस चीज को मैं जरूरी मानता हूँ और इस तरह की योजना को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा पक्षधर हूँ।
लेकिन आज ये संभव नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के जीवन के बाद भी चलती रहनी चाहिए या इसे किसी साझेदारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जाए। ये उसी तरह से स्थायी होनी चाहिए जैसे बादशाह का तख्त स्थायी है। मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी दिन ऐसी योजना आएगी और बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी दुआ की तरह होगी, क्योंकि पहला छोटा सा भुगतान ही परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। लेकिन चूंकि हम वर्तमान में जीते हैं, ना कि उन दिनों में जो कि आने वाले हैं, तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के तरीकों और मौजूदा साधनों का भरपूर लाभ उठाएं। इसीलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा सुझाव है कि वे भली भांति हर तरीके पर विचार करें और अपने दुबले बटुए के लिए कुछ न कुछ निवेश जरूर करते रहें। अगर किसी व्यक्ति को अपने बुढ़ापे में भी दुबला पतला बटुआ ही हाथ लगेगा या वो अपने परिवार को बेहद दुबला बटुआ सौंपकर दुनिया से कूच कर जाएगा, तो इससे बड़ी आपदा और नहीं कही जाएगी। इस तरह ये छठा उपाय जो आपके दुबले बटुए को ठीक कर सकता है, अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अग्रिम योजनाओं पर अमल करते हुए पैसे बचाने की जरूरत पर जरूर विचार करें। चैप्टर 10, 7वां उपाय, कमाई बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाते रहें। मेरे छात्रों, दुबले बटुए के इलाज के तौर पर आज मैं आपसे सबसे अहम बात कहने जा रहा हूं। मेरी ये बात सोने के बारे में नहीं, बल्कि आप सब के बारे में, उन लोगों के बारे में है जो मेरे सामने तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़ों में बैठे हैं। मैं आप सभी से दिमाग और मानवीय जीवन से जुड़ी तमाम ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो या तो उनके पक्ष में काम करती हैं या उनके विरोध में। इस तरह 7वें दिन की कक्षा की शुरुआत करते हुए आकार्ड ने अपने छात्रों में कौतूहल बढ़ा दिया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब एक युवक मेरे पास उधार की तलाश में पहुंचा। जब मैंने उससे उसकी जरूरत के बारे में पूछा तो उसने शिकायती लहजे में कहा कि वो जो कुछ भी कमाता है वो उसके खर्चों को पूरा करने में काफी नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में तो उसे कर्ज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी कमाई से कर्ज चुकाने की क्षमता है ही नहीं। मैंने उससे कहा, नवयुवक, तुम्हें अपनी कमाई बढ़ाने की जरूरत है। कमाई बढ़ाने के लिए तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। महीने भर के अंदर मैं अपने मालिक के पास कम से कम 6 बार जाकर उससे तनख्वाह बढ़ाने की मिन्नत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कोई भी शख्स इससे ज्यादा मिन्नत नहीं कर सकता। हम उसकी सरलता पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उसके पास कमाई बढ़ाने की एक अहम वजह तो थी ही। उसके अंदर ज्यादा कमाने की मजबूत इच्छा थी, जो कि किसी के भी लिए उचित और जरूरी इच्छा मानी जाती है। पहले काबिलियत हासिल करने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छाएं मजबूत और दृढ़ होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं भी होती हैं। किसी शख्स के लिए अमीर होने की इच्छा रखना काफी छोटा उद्देश्य माना जाता है। मान लें, अगर किसी की इच्छा महज 5 सोने के सिक्के जुटाने की हो, तो ये बेहद मामूली ख्वाहिश मानी जाएगी, जिसे वो आसानी से पूरा कर सकता है। जब वो सोने के 5 सिक्के हासिल करने की इच्छा पूरी कर ले, तो उसे सुरक्षित करने में ताकत लगाने के बाद उसे उसी तरह के तरीकों पर काम करते हुए आगे 10 सिक्के जुटाने पर ध्यान देना चाहिए, फिर 20 सिक्के, और ये प्रक्रिया 1000 सिक्के जुटाने तक चलने देनी चाहिए, और इसी तरह वो भी अमीर बन सकता है। अपनी एक छोटी सी इच्छा को पूरा करना सीखने के क्रम में वो खुद को इस तरह से प्रशिक्षित करता जाता है कि उस क्रम में वो बड़ा हिस्सा भी बचा ले जाता है। यही वो प्रक्रिया है जिससे संपत्ति जुटाई जा सकती है। पहले छोटी बचत, फिर उससे बड़ी, और जैसे जैसे सीखते जाएं, बचत बढ़ाते जाएं और खुद ज्यादा क्षमतावान बनते जाएं। इच्छाएं सहज लेकिन दृढ़ होनी चाहिए।
अगर इच्छाएं ज्यादा बड़ी संख्या में होंगी तो वे अपने ही उद्देश्य में विफल हो जाएंगी। साथ ही वे इस कदर इंसान को उलझा देंगी कि वो उन्हें हासिल करने की काबिलियत ही विकसित नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति खुद को बेहतर बनाता जाता है, उसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा कमाने की उसकी क्षमता में भी बढ़ोतरी होती जाती है। उन दिनों में जब मैं एक अदना सा मुंशी था जो कुछ तांबे की मुहरों के बदले मिट्टी के उपले पर पूरे दिन लिखता रहता था, तब मैं गौर करता था कि 7 काम करने वाले दूसरे लोग मुझसे ज्यादा काम करते थे और उन्हें ज्यादा पैसा भी दिया जाता था। इसलिए मैंने तय किया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कोई मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। उनकी बड़ी सफलता के पीछे छिपी वजह का पता लगाने में भी मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। मेरे काम में ज्यादा दिलचस्पी, मेरे काम में ज्यादा लगन, मेरे प्रयासों में ज्यादा निरंतरता और ठहरिए, कुछ लोग ही थे जो एक दिन में मुझसे ज्यादा काम कर पाते थे। उचित तरीके से सजग रहने से मेरी काबिलियत बढ़ी और उसे इनाम भी मिला। ऐसे में मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मिन्नत नहीं करनी पड़ी। जितना ज्यादा अनुभव हम हासिल करते जाते हैं, उसी क्रम में हमारी कमाई भी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में नई नई चीजें सीखने का क्रम जारी रखता है तो उसे उसी तरह भरपूर तरीके से इनाम भी मिलता है। अगर वो कुम्हार है तो उसे अपने क्षेत्र में मौजूद सभी उपकरणों का इस्तेमाल अच्छे से आना चाहिए और उनके इस्तेमाल से अपना कौशल इस तरह विकसित करना चाहिए जितना कि दूसरा कोई ना कर सके। अगर वो नियम के मुताबिक मेहनत करेगा तो उसे भी दूसरों को सिखाने के लिए और अपना ज्ञान बांटने के लिए तथा सलाह लेने के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो एक कारोबारी है तो उसे निरंतर चलते दामों पर बेहतर उत्पादों की खरीद की दिशा में काम करना चाहिए। हमेशा बदलाव और सुधार के लिए तैयार रहना ही इंसान का धर्म है, क्योंकि ज़हीन इंसान हमेशा बेहतर कौशल की तलाश में रहते हैं ताकि जो लोग उन पर निर्भर हैं उनकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें। इसलिए मैं सभी लोगों से ये दरखास्त करता हूँ कि वे लगातार आगे बढ़ते जाएं और ठहराव को नजरअंदाज करें, अन्यथा वो पीछे छूट जाएंगे। एक इंसान के जीवन को भरा पूरा और लाभप्रद अनुभवों से भरपूर बनाने के लिए काफी चीजें उसके जीवन में आती हैं। इनमें से कुछ तो नीचे दी जा रही हैं, जिनका हर किसी को खुद ही सम्मान करना चाहिए। अपने ऊपर लदे कर्ज को पूरी सजगता व तत्परता के साथ अदा करना चाहिए और उसे ऐसा कुछ भी खरीदने से बचना चाहिए जिसका वो भुगतान नहीं कर सकता। उसे अपने परिवार का निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए। उसे अपनी वसीयत बनाकर रखनी चाहिए ताकि अगर असमय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का बाकायदा सम्मानजनक तरीके से बंटवारा उसके परिवार के सदस्यों के बीच हो जाए। जो घायल लोग हैं और बदकिस्मती के मारे हैं, उनके प्रति इंसान को स्नेह भरा व्यवहार करना चाहिए और जहां तक संभव हो उनकी मदद करनी चाहिए। अपने करीबियों के प्रति उसे अच्छी सोच रखनी चाहिए। इस तरह आपके दुबले बटुए का 7वां और आखिरी उपचार ये है कि आप अपनी ताकत खुद हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें और बुद्धिमान व अनुभवी होने का प्रयास करें। इसके साथ ही अपने अंदर ज्यादा काबिलियत विकसित करें ताकि आप अपनी नजर में खुद सम्मानित बन सकें। इस तरह से आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे और ये सोच विकसित कर सकेंगे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपके दुबले बटुए को ये 7 उपाय स्वस्थ बनाएंगे। मेरा लंबा और सफल अनुभव अब आपके पास पहुंच चुका है, इसलिए ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भी दौलत हासिल करना चाहता है वो आगे बढ़े। बेबीलोन में अथाह सोना भरा पड़ा है मेरे छात्रों, जितना कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ सभी के लिए अपार सोना मौजूद है, इसलिए आप जाएं और इन सच्चाइयों का अभ्यास करें जो आपको खुशहाल व रईस बना सकती हैं। ये आपका अधिकार भी है।
मेरी आपसे ये भी अपील है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी सीखें उसे आगे बढ़ाने पर भी विचार करते रहें और आपकी नजर में जो भी काबिल इंसान मिले उसे जरूर सिखाएं, ताकि बादशाह की इच्छा के अनुरूप शहर में गरीबों की संख्या कम होती जाए। चैप्टर 11, अच्छी किस्मत की देवी से मिले। यदि एक इंसान खुशकिस्मत है तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं किस हद तक उसकी किस्मत मेहरबान होगी। उसे फरात में भी डुबो दोगे तो वो अपने साथ मोती लेकर तैरता हुआ ही बाहर आएगा। बेबीलोन की कहावत। मेहरबान किस्मत की चाह पूरी दुनिया में एक समान है। 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन के लोगों के सीने में जिस तरह ये इच्छा मजबूती से जड़ जमाए हुए थी, वैसे ही ये आज के इंसान में भी समाई हुई है। हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि अच्छी किस्मत की अद्भुत देवी हम सब पर भी कभी मेहरबान होगी। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हमारी उससे मुलाकात हो जाए और हम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकें, और न केवल उसका मेहरबानी भरा ध्यान अपनी ओर खींच सकें, बल्कि वो हमारे हित में उदारता भी बरते? क्या कोई तरीका हो सकता है अच्छी किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित करने का? प्राचीन बेबीलोन के लोगों के मन में ये जानने की जबरदस्त आकांक्षा रहती थी। इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए वो एकदम दृढ़ थे। वे चतुर लोग थे और गंभीरता से सोचने का काम करते थे। इसी से साबित होता है कि उनका शहर इस तरह रईस और अपने समय का सबसे ताकतवर शहर कैसे बन सका था। उस प्राचीन काल में ना तो उनके यहाँ किसी तरह का विद्यालय था और ना ही महाविद्यालय। इसके बावजूद उनके पास सीखने सिखाने का एक केंद्र था, जहाँ व्यवहारिक तरीके से चीजें सिखाई जाती थीं। बेबीलोन की तमाम ऊंची इमारतों में से एक को बादशाह के महल, झूलते बगीचे और ईश्वर के मंदिर के बराबर की शोहरत हासिल थी। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत इतिहास की पुस्तकों में भी पा सकते हैं। बहुत संभव है कि ना के बराबर ही उल्लेख मिलता हो। फिर भी उस दौर में उस केंद्र ने बेबीलोन के समाज पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ रखा था। उस इमारत को अध्ययन का मंदिर कहा जाता था। वहां स्वेच्छा से शिक्षक अपने बीते दिनों के अनुभव के बारे में बताते थे और व्यापक हित के विषयों को लेकर खुले मंच पर चर्चा की जाती थी। मंदिर की चहार दीवारी के अंदर मौजूद सभी पुरुषों को एक समान तवज्जो दी जाती थी। यहाँ तक कि गुलामों को भी शाही परिवार के शहजादों की राय को गलत साबित करने या उस पर अपनी बेहतर राय देने पर किसी तरह की कोई सजा नहीं दी जाती थी। अध्ययन केंद्र में एक शख्स बहुतायत में जाता था, जो रईस भी था और बुद्धिमान भी। उसका नाम था अकार्ड, जिसे बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। वहां उसका अपना विशेष रूप से बड़ा कमरा था, जिसमें लगभग हर शाम लोगों का हुजूम जुटता था। उन लोगों में कुछ बेहद युवा, बड़ी संख्या में मध्य आयु वर्ग के युवा एवं कुछ बुजुर्ग भी एकजुट होते थे और दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते थे तथा बहस में शामिल होते थे। मान लीजिए कि हम ये सुनने के लिए वहां पहुंचे कि क्या वो जानते हैं कि कैसे अच्छी किस्मत को अपने पक्ष में आकर्षित किया जा सकता है। लाल दहकते अंगारे की तरह हावी सूरज अब रेगिस्तानी धूल के पीछे से चमक रहा था और अकार्ड मंच पर अपनी जानी पहचानी जगह पर जा बैठा था। उसके आने से पहले ही लगभग 80 लोगों ने अपनी जगह सुरक्षित कर ली थी और वे अकार्ड के आने की राह देख रहे थे। जमीन पर बिछी दरी पर वे सभी बैठे हुए थे। कमरे में और भी लोग आते जा रहे थे। अकार्ड ने सभी से पूछा, आज रात हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं? क्षणिक हिचकिचाहट के बीच एक लंबा कपड़े बुनने वाला उठा और उसका अभिवादन करने के बाद बोला, मेरे पास एक विषय है जिस पर मैं चर्चा चाहूंगा। हालांकि अकार्ड, आपको और यहाँ बैठे मेरे अच्छे दोस्तों को ये विषय हास्यास्पद लग सकता है, इसलिए मैं हिचक रहा हूँ उसके बारे में बोलने में। तब अकार्ड और कमरे में बैठे लोगों द्वारा लगातार प्रोत्साहित किए जाने पर उसने कहा, आज के दिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक बटुआ मिला है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। किस्मत का धनी बने रहना मेरी तीव्र इच्छा है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि यहाँ मौजूद लोग भी मेरे जैसी ही भावना रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम इस विषय पर चर्चा करें
कि हम अपनी अच्छी किस्मत को कैसे आकर्षित कर सकते हैं ताकि हम उस चीज को खोज सकें जिसके लिए हम बेहद व्याकुल रहते हैं। अकार्ड ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एक बेहद दिलचस्प विषय चर्चा के लिए प्रस्तावित किया गया है। ये ऐसा विषय है जो हमारी चर्चा में रहने के लिए पूरे अंक से हकदार है। कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत पहले से ही मेहरबान होती है, लेकिन बहुतों के लिए ये अचानक किसी हादसे की तरह सामने आती है और बिना उद्देश्य या अकारण ही गुजर भी जाती है। दूसरे लोग ये मान लेते हैं कि अच्छी किस्मत को उकसाने वाली हमारी सबसे चहेती देवी अश्तार है, जो केवल उसे ही सबसे ज्यादा इनाम देने के लिए व्याकुल रहती है जो उसे खुश कर लेता है। बोलिए मेरे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमें उन तरीकों की खोज करनी चाहिए जिससे कि अच्छी किस्मत हम सभी के पास भी पहुंचे, और वो भी मनोवांछित रूप में, ताकि हम जो चाहें पा सकें? कमरे में बैठे हुए गौर से सुन रहे लोगों की हाँ हाँ की हुंकार से पूरा कमरा जोश से भर उठा। इसके बाद अकार्ड ने कहा, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि क्या आप में से भी किसी ने उस बुनकर साथी की तरह किस्मत की मेहरबानी से अचानक कुछ कीमती चीज, खजाना या जेवरात आदि पाया है? इस बात पर वहां खामोशी छा गई और लोग एक दूसरे की ओर इस उम्मीद से देखने लगे कि कोई तो उठे और अपनी बात रखे, लेकिन कोई नहीं उठा। अकार्ड ने कहा, ये क्या, कोई नहीं ऐसा? तब तो निश्चित रूप से इस तरह की अच्छी किस्मत विलक्षण ही होगी। अब कौन ये सुझाव देगा कि हमें अपनी खोज कहां से शुरू करनी चाहिए? मैं बोलूंगा। सलीकेदार कपड़ों में वहां मौजूद एक युवक ने उठते हुए कहा, जब कोई किस्मत के बारे में बोलता है तो क्या वो प्राकृतिक नहीं होता? उसकी सोच जुए की मेज पर बदलती हुई सी नहीं नजर आती? क्या ऐसा वहां नहीं होता कि वहां मौजूद सभी लोग उस देवी की दुआएं पाने की उम्मीद करते हैं ताकि जीतें तो बड़ी मात्रा में मुद्राएं हासिल कर सकें? जब वो अपनी जगह पर बैठने जा रहा था तभी एक आवाज कहीं से आई, रुको मत, कहानी जारी रखो। हमें बताओ कि क्या जुआ घर में तुम्हें उस देवी का साथ मिला था? क्या तुम्हारी बारी के दौरान उस देवी ने पासे के लाल रंग को तुम्हारी खातिर ज्यादा बार ऊपर दिखाया ताकि डीलर के खर्च पर तुम अपना बटुआ भर सको? या उस देवी ने पासे के नीले रंग को ऊपर किया ताकि डीलर कड़ी मेहनत से कमाए चांदी के सिक्के तुम्हारे लिए बटोर सके? वहां एक हंसमुख प्रवृत्ति का युवक भी मौजूद था जो जोर से हंसा और जिसने जवाब दिया, मैं ये कबूल करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा कि उस देवी को पता नहीं था कि मैं भी वहां हूं। लेकिन बाकी तुम सबके साथ क्या रहा? क्या तुम लोगों में से किसी ने उस देवी को वहां किसी का इंतजार करते हुए पाया ताकि उसके हक में पासे पलट सके? हम ये सुनने के लिए बेचैन हैं और सीखने के लिए भी। जोश में भरे अकार्ड के मुंह से अनायास ही निकला, एक बुद्धिमत्तापूर्ण शुरुआत हुई है यहाँ। हम हर सवाल के हर पहलू पर विचार करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर जुआ घर के विषय को नजरअंदाज किया जाता है तो यहाँ ज्यादातर लोगों में मौजूद एक समान प्रवृत्ति पर चर्चा करने से भी वंचित रह जाएंगे। आदमी एक छोटी मात्रा में चांदी की ही मुहर सही, लेकिन सोने की मुहर कमाने के लिए एक दांव लगाना जरूर चाहता है। एक अन्य श्रोता ने ऊंची आवाज में कहा, इससे तो मुझे बीते दिनों में शर्त के लिए घुड़दौड़ की याद ताजा हो गई। अगर वो देवी जुआ घर में मेहरबानी दिखा सकती है तो निश्चित रूप से वो इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, जहां चमकदार रथ, झाग फेंकते हाँफते घोड़े और ज्यादा जोशीला माहौल बनाते हैं। हमें ईमानदारी से बताओ अकार्ड, क्या उसने तुम्हारे कान में कुछ कहा था कि तुम कल निनिवे से उन सलेटी रंग के घोड़ों पर दांव लगाना या ऐसा ही कुछ और? मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा था और मैंने सुना था कि तुमने सलेटी रंग के घोड़ों पर ही दांव लगाया था और वे ही जीते थे। हमारे साथ साथ तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर ईमानदारी से दौड़ हो तो इस समूचे असीरिया में किसी भी टीम के अंदर हमें हराने का मादा नहीं है। क्या उस देवी ने तुम्हारे कानों में सलेटी रंग के घोड़ों पर दांव लगाने को लेकर कहा था? क्योंकि दौड़ के आखिरी हिस्से में काला वाला घोड़ा लड़खड़ा गया था और वो हमारी टीम के बीच में आ गया, और जिसकी वजह से सलेटी रंग वाला घोड़ा आगे निकल गया और काबिल ना होते हुए भी जीत गया।